तो जो आज का टॉपिक है बेटा कल की तरह कंटिन्यू हम कर रहे हैं। कल हमारा टॉपिक था बॉन्ड एंथैल्पी का और हमने उसके 3 फैक्टर्स डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आज हम 4th फैक्टर कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ठीक है, कि अगर किसी भी कंपाउंड पे लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, ये हमें डिस्कस करना है। प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ओके। तो देखिए बेटा आप लोग ध्यान से, आप क्या कहेंगे, एज द लोन पेयर इंक्रीज, जितने आपके लोन पेयर बढ़ते हैं, एज द लोन पेयर इंक्रीज स्टेबिलिटी डिक्रीज, एज द लोन पेयर इंक्रीज स्टेबिलिटी डिक्रीज, ठीक है। अब बेटा आगे आप इस बात को समझिए, आप लोगों को ये पता है लोन पेयर क्या होता है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता उसको हम लोन पेयर बोलते हैं, और जो बॉन्ड बना लेता है उसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। तो ये बात तो आप समझ गए ना, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता उसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, जितने लोन पेयर ज्यादा है उतनी ही उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम है, और अगर कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम है तो उसके बॉन्ड को तोड़ना आसान है। जितनी स्टेबिलिटी कम होगी उतना ही बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा। तो इस सेंटेंस को पूरा करते हैं, एज द लोन पेयर इंक्रीज स्टेबिलिटी डिक्रीज एंड बॉन्ड एंथैल्पी आल्सो डिक्रीज, बॉन्ड एंथैल्पी आल्सो डिक्रीज। अब बेटा आपको ऑनलाइन पढ़ाने का बस एक ही मोटिव है कि आपका जो भी कंफ्यूजन हो, जो भी डाउट हो ना, आप लोग पूछे बेटा उसको, ठीक है। प्लीज डोंट हेजिटेट, आपको जहां भी प्रॉब्लम होती है रेज योर हैंड, आस्क योर, ओके बेटा। तो आपको ये बात सभी को समझ में आ गई, लोन पेयर बढ़ेंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी और बॉन्ड एंथैल्पी भी कम होगी। अगर कोई चीज स्टेबल ही कम है तो उसको तोड़ना भी आसान हुआ, तो उसके लिए एनर्जी हमें कम चाहिएगी, तो बॉन्ड एंथैल्पी है वो डिक्रीज होगी। तो अब हम यहाँ 3-4 एग्जाम्पल लेंगे और फिर उसमें हम देखेंगे। तो 3 एग्जाम्पल मैंने लिए, N2, O2 और F2। N2, O2 और F2, आपको ये बताना है इन तीनों में से सबसे हाई बॉन्ड एंथैल्पी किसकी होगी, N2 की, O2 की या F2 की। 2 रीजन है इसका आंसर को एक्सप्लेन करने का। बेटा कोई भी बच्चा बताना चाहता है, कोई हेजिटेशन ना रखे, जिसको भी बोलना है बताएं। इन तीनों में से सबसे आसानी से किसका बॉन्ड टूटेगा, N2 के बीच का, O2 के बीच का या F2 के बीच का। कोई भी बताना चाहता है तो बोलिए बेटा, आई एम वेटिंग फॉर यू। बेटा थोड़ा सा क्लास में इन्वॉल्व हुआ करो आप लोग, ठीक है। बताइए इन तीनों में से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका बॉन्ड सबसे इजीली डिसोशिएट होगा, N2 का, O2 का या F2 का। चलिए ठीक है, मैं करवाती हूँ आप लोगों को। कल आप लोगों को ये तो ध्यान होगा हमने बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी की थी, ठीक है। अब आप सबको पता है, तुमने 10th क्लास में किया होगा, N2 में N और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, O2 में O एंड O के बीच में डबल बॉन्ड आता है, और F2 में F और F के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है, ठीक है। आपको मैंने कल करवाया था, अगर बॉन्ड मल्टीपल है, भाई डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप लोगों को ये तो ध्यान होगा सबसे आसान किसको है तोड़ना, डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को। कोई बोलना चाहेगा, या सिंगल बॉन्ड को। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो अब इस क्वेश्चन का तुम्हें आंसर मिल गया, बॉन्ड। इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। सबसे कम एनर्जी किसमें चाहिए, कौन से मॉलिक्यूल में, बताओ। सबसे कम एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने में, F2, सिंगल बॉन्ड F2। बिल्कुल ठीक बता रहे हो सभी, सिंगल बॉन्ड। सबसे कम एनर्जी लगेगी, ये बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर है। तो एक तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया बेटा, किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। पर आज तो मैं लोन पेयर के हिसाब से एक्सप्लेन करवा रही हूँ ना, तो आंसर तो तब भी यही होगा, लेकिन आप लोग समझे कैसे। तो आप लोग मुझे ये बताओ, तुम्हें इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आते हैं। अच्छा मैंने इनको यू लिख दिया। अब बेटा सही सही बताना, तुम्हें ये बात समझ में आए तो ही हाँ भरना, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो देखिए आप लोग,
एन ट्रिपल बॉन्ड एन, इसमें एन पे एक एक लोन पेयर होता है। ओ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ओ एटम पे दो दो लोन पेयर होते हैं। और एफ सिंगल बॉन्ड एफ, यहाँ एक एफ एटम पे तीन लोन पेयर होते हैं। यहाँ बेटा एक एफ एटम पे तीन लोन पेयर होते हैं। तो आपको ये बात समझ में आई, ये लोन पेयर कैसे आए, या मैं इसको एक्सप्लेन करूं? समझ में आए तो ही बेटा हाँ बराबर, अदरवाइज नहीं। आपको ये पता है कि इस पे दो दो लोन पेयर क्यों आए, इस पे तीन तीन पेयर क्यों आए? बोलिए, जिसको भी डाउट है रेज योर हैंड। बेटा नो कंफ्यूजन, आपको बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, बताओ मुझे। वेरी गुड बेटा, तो मैं अब आप लोगों को समझाती हूँ, ठीक है? सब बच्चे देखिए बेटा ध्यान से, तभी आपका क्लास में आने का बेनिफिट है। आर्यन, यश, कोरस, ओके, मुकुल। बेटा मुकुल फादर नेम नरेश कुमार। यस मैम। ठीक है बेटा, डेली क्लास में आया कर मुकुल। तो अब मैं आपको ये समझाती हूँ ये कैसे आए, ध्यान से देखना सभी। ऊपर का रब कर देती हूँ मैं। तुम सबको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इसको डिवाइड करते हैं तो 2 और 5, ये तो सभी को पता है। तो एक एन एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5। ऐसे ही दूसरे एन एटम पर भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5। अब आप सबको ये पता है हर कोई अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। इसका मीनिंग बेटा हर कोई ये चाहता है कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहे। अभी इसके पास 5 ही इलेक्ट्रॉन है, करने हैं इसको 8 इलेक्ट्रॉन। तो अभी इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? बोलो सभी। अभी दोनों एन के पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। आपको ये बात समझ में आ गई ना सबको? तो हाँ बेटा ठीक है। अब जितने इलेक्ट्रॉन की कमी है उतनी फिर ये शेयरिंग करेगा। इस एन के पास 5 इलेक्ट्रॉन तो खुद के थे, 3 इसने इसके शेयर कर लिए, तो इसके 8 हो जाएंगे। ऐसा बन गया, देखो तुमने कोवेलेंट बॉन्ड तो पढ़ ही रखा है। ऐसे ही इस एन के पास खुद के 5 तो है ही, 3 इसके शेयर कर लिए, इसके भी 8 हो गए। तो दोनों एन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। 1 2 3 1 2 3, तो बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया। अब इस एन का ये पेयर बच गया, इसमें शेयरिंग नहीं हुई, और इस एन का ये पेयर बच गया, यहाँ भी शेयरिंग नहीं हुई। तो अब आपको समझ में आया लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की कहानी क्या है। 3 तो इसमें आए बॉन्ड के पेयर, टोटल 2 इसमें आए लोन पेयर। अब बताओ बेटा क्या आपको ये समझ में आया? बोलो यस मैम, नो जल्दी बोलो। समझ में नहीं आया? यस मैम। यस यस मैम। मैम। यस मैम। ठीक है ठीक है। तो अब ऐसे ही आप O2 का करो। O2 में ये कैसे बना, बस मैं सिंपल समझाती हूँ एक बार। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, डिवाइड कर दो 2 और 6, तो एक O एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। हर कोई करना चाहता है 8, अभी तो 6 ही है, करना चाहता है 8। तो कितने की कमी है अभी इसके पास? आप देखो इस O के पास 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन थे। इस O के पास भी 6 थे, 1 2 3 4 5 6। 6 इसके पास थे, 2 इसके शेयर कर लिए, 8 हो गए। 6 इसके पास थे, 2 इसके शेयर कर लिए, 8 हो गए। तो O और O में कैसा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड आ गया, और 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो पाई, वो एज इट इज पड़े हुए हैं। आपको ये भी पता होगा एक पेयर 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो ये भी एक पेयर है, ये भी एक पेयर है। तो अब आप समझ गए O और O में डबल बॉन्ड क्यों आया? ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। और दोनों O पे कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है। ठीक है, कर लोगे? अब ऐसे ही आप F2 का कर लो। अब मैंने ऊपर क्या लिखा था, जितने लोन पेयर ज्यादा होंगे उतनी ही स्टेबिलिटी कम होगी और उतना ही बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा। तो N2, O2 और F2 इन तीनों में सबसे ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें है? N2, O2 और F2 इन तीनों में सबसे ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें है? बोलो बेटा, शाबाश। F2। F2। तो जिस पर लोन पेयर सबसे ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है और उसके बॉन्ड को तोड़ना सबसे आसान है। तो 2 रीजन हो गए, एक तो सिंगल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का हो गया कि भाई F2 में सिंगल बॉन्ड है इसीलिए बॉन्ड तोड़ना आसान है। दूसरा रीजन ये हुआ कि F2 में सबसे ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जितने ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतनी आपकी स्टेबिलिटी कम होगी, और अगर कोई चीज स्टेबल ही कम है तो उसको तोड़ना भी आसान है, मतलब इसका बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी भी कम लगेगी। तो अब बताओ बेटा आपको ये चौथा फैक्टर समझ में आया? बॉन्ड एंथैल्पी का कर लोगे इसको?
यस मैम। Yes, ma'am. करेक्ट। तो अब मैं इसको रब कर रही हूँ और फिर थर्ड हम बॉन्ड पैरामीटर करेंगे और हमारा थर्ड बॉन्ड पैरामीटर होगा, हेडिंग आप लोग डाल ले। अब बेटा सभी अपनी नोटबुक्स पूरी प्रिपेयर कर ले, कहीं का कुछ भी पेंडिंग काम था अपना धीरे धीरे पूरा करें बेटा उसको। चलिए अब हम शुरू करते हैं टॉपिक। नेक्स्ट हमारा बॉन्ड पैरामीटर है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, ठीक है। व्हाट इज बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल क्या होता है बेटा? जो एंगल होता है बिटवीन द लाइन जो बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, बॉन्ड एंगल होता है द एंगल, बेटा साथ साथ नोट डाउन कर लिया करें आप लोग, बिटवीन द लाइन, द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द बॉन्ड, एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द बॉन्ड। बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन के बीच में कितने का एंगल है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। आपको बात समझ में आई बेटा? जो लाइन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो पहला एग्जांपल आप देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया CO2, हमने यहाँ पे क्या लिया CO2, तो देखिए ये होता है CO2, ऐसी शेप होती है CO2 की। तो CO2 मॉलिक्यूल की शेप कैसी है? लीनियर है बेटा। CO2 मॉलिक्यूल की शेप कैसी है? लीनियर है। और इसमें कितने का एंगल है बीच में? 180 डिग्री का। तो ये आपकी लाइंस है ना, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? बॉन्ड को। तो इन लाइन के बीच में कितने डिग्री का एंगल है उसी को हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बेटा सेकंड एग्जांपल हो गया CH4। सेकंड एग्जांपल हमारा क्या हुआ? CH4। तो बेटा CH4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। अब तक जो बच्चे कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं उनको पता होगा, हमने एक टॉपिक किया था VSEPR थ्योरी का, वहां मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूल की शेप ड्रॉ करनी सिखाई थी, पता है आप सभी को ये बात। अब एक टॉपिक आगे और आएगा हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है बेटा, उसे हम शुरू करेंगे 3-4 दिन के बाद। अब उसमें हम ये बॉन्ड एंगल भी पढ़ेंगे। तो यहाँ जो ये लाइन है वो बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है और जो दो लाइन के बीच का ये एंगल है बॉन्ड एंगल, ठीक है। ये बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। इस ज्योमेट्री का नाम है टेट्राहेड्रल। अब आप कहोगे मैम ये नाम कैसे हुआ? तो वो मैं आपको सिखा चुकी हूँ VSEPR थ्योरी में। तो CH4 मॉलिक्यूल है, इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल और इसमें बॉन्ड एंगल कितने का होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, ठीक है। तो अब बेटा आप लोग समझ गए होंगे कि क्या मीनिंग होता है बॉन्ड एंगल का, कर लोगे ऐसे ही। तो अब बेटा अगला एग्जांपल देख लेते हैं, थर्ड एक और एग्जांपल कर लो। जैसे हमने अमोनिया मॉलिक्यूल लिया NH3, ठीक है। तो अमोनिया मॉलिक्यूल जब हम लेंगे तो उसकी ज्योमेट्री होती है पिरामिडल। अमोनिया मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होती है? पिरामिडल होती है, ठीक है। और कैसे बनाते हैं ये मैं तुम्हें करवा चुकी हूँ सब। तो हमने एक N एटम लिया और इस पे 3 हाइड्रोजन जोड़ दी, 1 2 3, और N पे एक क्या आ गया? लोन पेयर। अब बेटा जिन बच्चों ने आजकल से जुड़ना शुरू किया है शायद उनको ये टॉपिक नहीं आता हो, हमने पिछले वीक किया था ये। तो बेटा आप लोग पीछे की वीडियोस देखो, आपको समझ में आएगा। तो ये NH3 है, यहाँ पर एक लोन पेयर भी होता है, ठीक है। और H और इस N के बीच में कितने का एंगल है? 107 डिग्री का। कितने का एंगल है? 107 डिग्री का एंगल है। तो इसी एंगल को हम बोलते हैं बॉन्ड एंगल। अब बेटा आपने एक बात नोट की, जो ये दोनों मॉलिक्यूल है CH4 और NH3, जो इनका आउटर फ्रेम है, जो इनकी ज्योमेट्री है वो सेम है, मतलब एटम को लगाने की जगह एक जैसी है दोनों केस में। बस क्या फर्क है? यहाँ पे चारों ही बॉन्ड बन रहे हैं, कोई लोन पेयर नहीं है। लेकिन यहाँ पर 3 बॉन्ड हो गए और एक आपका लोन पेयर आ गया। तो आप एक बात ध्यान रखना, अगर आपका मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री सेम है और उसमें लोन पेयर बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो बॉन्ड एंगल घटना शुरू हो जाता है। आप ये बात यहाँ पे लिख भी सकते हो। अगर किसी मॉलिक्यूल में क्या इंक्रीज होंगे? लोन पेयर। लोन पेयर इंक्रीज होगा, लोन पेयर इंक्रीज, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, तो बॉन्ड एंगल होगा डिक्रीज। बेटा बॉन्ड एंगल क्या होगा?
डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये आपका थर्ड टॉपिक हुआ बॉन्ड पैरामीटर का बॉन्ड एंगल। बेटा मुझे ये बताओ, आप सभी ने बुक्स ले रखी है? कितने बच्चों के पास बुक्स नहीं है? रेज योर हैंड, झूठ नहीं बोलना बेटा। कितने बच्चों के पास बुक्स नहीं है? रेज योर हैंड। सचिन के पास बुक नहीं है बेटा? सचिन आपके पास? नो मैम। आपने बुक सचिन ली नहीं अब तक? लो बेटा बुक तो लो सचिन, आप तो अच्छे बच्चे हो। जतिंदर बेटा बुक क्यों नहीं लिया अब तक? जतिंदर, चलिए ठीक है बेटा। काम पोरस आपके पास ही बुक नहीं है बेटा, कम से कम बुक्स तो लो अपनी सभी। चलिए अब शुरू करते हैं अपना आगे का टॉपिक। अब फोर्थ पैरामीटर हम करेंगे बॉन्ड एंगल के बाद। फोर्थ छोटा सा है बेटा, फोर्थ तो आपका, फिर ये टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा बॉन्ड पैरामीटर्स का। फोर्थ है बॉन्ड ऑर्डर, लास्ट है ये आपका बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब बेटा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर क्या बताता है? इट रिप्रेजेंट द, साथ साथ नोट डाउन करिए आप लोग और अपनी फेयर नोटबुक में कर लो, ये नहीं आप रफ में करते जाओ, सब रफ फेयर एक ही अपनी एक कॉपी बना लो अलग से बस। इट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, it represent the total number of bonds present between two atoms, present between two atoms। बेटा बॉन्ड ऑर्डर क्या बताता है कि कोई भी दो एटम है, उन दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, उसे बताता है बॉन्ड ऑर्डर। इट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम्स। ठीक है, तो अब आप समझे कैसे? अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर है 3, इसका मीनिंग दो एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर है 2, इसका मीनिंग होगा दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर होगा 1, इसका मीनिंग है दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, मतलब है बिटवीन टू एटम ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। किसी का बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो बिटवीन टू एटम डबल बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 है, अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 0 है, तो इसका मीनिंग होगा नो बॉन्ड एग्जिस्ट, नो बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन टू एटम्स। अगर बेटा किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, उसका मतलब ये होगा कि कोई बॉन्ड ही नहीं है दो एटम के बीच में। और बेटा बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी होता है, बॉन्ड ऑर्डर में भी फ्रैक्शनल। बेटा 2.5, 1.5, 3/2 ऐसा भी बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है। बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी होता है। तो फ्रैक्शनल किसका होता है? बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर में भी फ्रैक्शनल। इन दैट केस where any atom is electron deficient or electron rich species। अटेंडेंस होगी क्लास के लास्ट में, क्लास को छोड़ के नहीं जाना है, पूरी क्लास आपको देखनी है डेली। अब मैं डेली आपको ये बातें नहीं बोलूंगी, आप लोग खुद सिंसियर हो जाओ। ठीक है, तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी होता है, 0 भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो फ्रैक्शनल कब होगा? जब या तो कोई एटम इलेक्ट्रॉन रिच होगा या वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। मींस जब उस एटम पे या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो उस केस में आपका क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी आ सकता है। अब आप कहोगे मम्मी फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे हैं? तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर को निकालने का भी तरीका है, जो इसी चैप्टर में आके आपका टॉपिक आएगा एमओटी थ्योरी का, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। वहां पर हम ये डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। फिलहाल अभी इनको हम निकाल नहीं सकते, इसके तरीके हैं बहुत सारे, वो सीखेंगे, उसके बाद ही हम ये कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले आप इतना कर लो, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से आप निकालना सीख लोगे और इसी के साथ आपका ये टॉपिक पूरा हुआ। ओके,
टॉपिक आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है बॉन्ड पैरामीटर का। अब इसके बाद आज का हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अगला टॉपिक बेटा आपका होगा टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के बेस पे पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है। अब वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद आज आप टॉपिक डाल लो नेक्स्ट, पोलर एंड नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है वो आप लोग समझे। तो पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे अबाउट द पोलर कोवलेंट कंपाउंड। फर्स्ट हम यहाँ डिस्कस करेंगे पोलर कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, देखिए बेटा पोलर कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है। When two atoms have similar electronegativity, when two atoms have similar electronegativity। अब इसका मतलब क्या है सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो आपको ये पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हमने किया था पिछले चैप्टर में। कोई भी एक एटम है उसकी कितनी टेंडेंसी है अपने साइड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ। बेटा कोई भी एक एटम है वो कितनी ताकत के साथ अपनी साइड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमने यहाँ दो एटम लिए और दोनों की बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। फॉर एग्जांपल आप समझो H2, आप सबको पता है H का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। तो ये H का एक इलेक्ट्रॉन है, ये H का दूसरा इलेक्ट्रॉन। जब बेटा दोनों एटम ही हाइड्रोजन की हैं, जब दोनों एटम ही सेम है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम रहेगी। मतलब समझो बेटा ये दो एटम है दोनों बिल्कुल सेम, ठीक है। तो जितनी ताकत से ये वाला इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा उतनी ही ताकत से ये वाला इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। दोनों एटम एक जैसे हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, तो जितना ये इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा उतना ही ये एटम इसका इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। मतलब क्या है, जितना इसने इसका इलेक्ट्रॉन खींचा उतना ही ये इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो नेट फोर्स क्या रहेगा कि जो आपका H और H के बीच के ये दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये एग्जैक्टली आपके सेंटर में लाई करेंगे। इन इलेक्ट्रॉन का झुकाव ना तो इस H एटम की तरफ होगा ना इस H एटम की तरफ होगा। जो इलेक्ट्रॉन है दोनों के वो एग्जैक्टली कहाँ होंगे, सेंटर में होंगे। लिख देती हूँ यार, इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट एग्जैक्टली एट सेंटर। क्योंकि जब दोनों एटम ही सेम है, दोनों की ताकत बराबर है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, तो किसी की तरफ इलेक्ट्रॉन का झुकाव ज्यादा नहीं होगा। तो जो दोनों के इलेक्ट्रॉन है वो एग्जैक्टली कहाँ प्रेजेंट होंगे, सेंटर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आई, बोलो। अब जब इलेक्ट्रॉन ही सेंटर में प्रेजेंट होंगे, दोनों की ताकत ही बराबर है इलेक्ट्रॉन खींचने की, किसी की तरफ इलेक्ट्रॉन का झुकाव ही नहीं हुआ, तो यहाँ कहीं भी चार्ज का सेपरेशन नहीं होगा। मतलब ना कहीं पॉजिटिव चार्ज आएगा ना कहीं नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी पोल ही नहीं आएंगे, ठीक है। तो अगर इस पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ही नहीं आएगा, इसीलिए क्या कहलाएगा, ये बेटा फर्स्ट मैंने आपको पढ़ा दिया नॉन पोलर का, ठीक है, कि कहीं इस पे कोई चार्ज ही नहीं आया। नॉन पोलर का मतलब क्या है, नो पोल। पोल मतलब स्लाइट पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ किसी एटम पे कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आया, नहीं आया ना, इसीलिए इसमें कोई पोल ही नहीं है। तो ये कंपाउंड कैसा कहलाएगा, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड कहलाएगा। तो क्या आपको ये समझ में आया बेटा, व्हाट इज नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। अब मान लो मैंने दोनों एटम क्लोरीन के ही ले लिए, तो वो दोनों एक दूसरे को बराबर खींचेंगे, तो ना किसी Cl पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना किसी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो और एग्जांपल हम लिख सकते हैं नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड के। एक तो हमने लिख दिया H2,
और एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखती हूँ F2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया। ये सब के सब कैसे हैं? नॉन पोलर है। सिंपल सी ट्रिक है, जहां पर दोनों एटम सेम रहेंगे ना, जब दोनों एटम ही सेम है तो वहां पर दोनों की ताकत भी बराबर इलेक्ट्रॉन लेने की, तो किसी पे कोई चार्ज अराइज नहीं होगा और वो कंपाउंड नॉन पोलर होगा। तो बेटा आपको ये टॉपिक समझ में आया? बताओ, किसी को कोई डाउट है तो बताइए, रेज योर हैंड। तो ये आपका टॉपिक हुआ नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड का। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड अब हम पढ़ेंगे पोलर कोवलेंट कंपाउंड का। उसमें क्या होगा, दोनों एटम है वो अलग अलग होंगे। अब जब दोनों एटम ही अलग अलग होंगे तो उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी अलग अलग होगी, मतलब उनको इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत भी अलग अलग होगी अपनी साइड। ठीक है, आप समझे क्या होगा सेकंड केस में? इसको मैं रब कर दूं या आप लोगों का हो चुका? बताइए मुझे, ये आप लोग समझ में आया? आपको आंसर दो बेटा, यस या नो में। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके बेटा, यस मैम। बेटा तो मैं इसको रब कर यस मैम। ओके ओके। और अब मैं सेकंड यहाँ पे शुरू कर रही हूँ, पोलर कोवलेंट कंपाउंड। पोलर, वो नॉन पोलर था बेटा, पोलर कोवलेंट कंपाउंड। When two atoms have different electronegativity, when two atoms have different electronegativity, जब बेटा दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होगी। अलग अलग होने का मतलब क्या है? दोनों की ताकत अलग अलग है इलेक्ट्रॉन को खींचने की। एक की ताकत कम है, एक की ताकत ज्यादा है, तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन का झुकाव किस तरफ होगा? बोलो बेटा। दो एटम है, एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उसका मतलब है उसके पास ताकत कम है अपनी साइड इलेक्ट्रॉन को खींचने की, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी ताकत ज्यादा है अपनी साइड इलेक्ट्रॉन को खींचने की। तो मेरे पास बेटा यहाँ पे दो एटम है, एक है H और एक है Cl। ये एक इलेक्ट्रॉन H का है और ये एक एटम Cl का है। बट ये आपको पता है जो क्लोरीन है ना, ये तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, और जो आपका हाइड्रोजन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचेंगे, लेकिन इसकी ताकत कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन खींचने की कम है और इसकी ज्यादा है। तो आप मुझे पहले ये बताओ, इन दोनों में से किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन का झुकाव ज्यादा होगा? H की तरफ या Cl की तरफ? बोलो बेटा। एच। बेटा इलेक्ट्रॉन ताकत किसकी है ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? बोलो। क्लोरीन। क्लोरीन है। बेटा दो है, एक H और एक Cl। क्लोरीन की ताकत अपनी साइड इलेक्ट्रॉन खींचने की ज्यादा है, H की ताकत कम है। तो क्या होगा, जो ये H का इलेक्ट्रॉन है ना, आपको इसका झुकाव भी क्लोरीन के पास ही दिखेगा। तुम्हें इस बार कुछ ऐसा दिखाई देगा। कुछ फर्क है इस केस में? बताओ बेटा, यहाँ पे तो कुछ फर्क दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है उसका झुकाव किस तरफ ज्यादा है? जिस तरफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो ये H और Cl है। अब क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट हो गए। अब इलेक्ट्रॉन आपको पता है कैसा चार्ज कैरी करते हैं? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ क्लोरीन एटम पे स्लाइट नेगेटिव पोल आ गया और H एटम पे स्लाइट पॉजिटिव पोल आ गया। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अराइज हो गए, दो पोल आ गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसका मीनिंग कंपाउंड कैसा हो गया? पोलर हो गया। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसकी तरफ ज्यादा क्या होगी? यहाँ पे मोर होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बेटा वहां तो दोनों इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली सेंटर में थे, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली सेंटर में प्रेजेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन का झुकाव क्लोरीन की तरफ है। तो आपको ये टॉपिक समझ में आया बेटा? तो क्लोरीन की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन का झुकाव है तो क्लोरीन पे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, तो फिर H पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पर दो अलग अलग पोल, अलग अलग चार्ज अराइज हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पोलर कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है बेटा, मैं देख लेती हूँ कौन बच्चे प्रेजेंट आज क्लास में। प्रिया, उज्जवल, निधि, सोनाक्षी, मुकुल,
विवेक, ऋतिक, आशु, आर्यन, यशपाल, वैष्णवी, प्रीतम, ज्योति, अंतिम, हर्षिता, चमन, जतिंदर, अमित, साक्षी, निखिल, गौरव। ठीक है बेटा। सचिन, हिमांशु, पोरस, दीपक। बेटा आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया? मुझे जवाब दो यस या नो में। ये वाला पोलर का। Yes, ma'am. 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 ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा दो बच्चे हैं, एक की ताकत ज्यादा है, एक की ताकत कम है, तो झुकाव किसकी तरफ रहेगा? जिसकी ताकत ज्यादा है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर हुआ H और Cl के केस में। ठीक है, क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव हो गया। दैट्स वाई यहाँ पे दो चार्ज आपके अराइज हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके और एग्जाम्पल